Hello students, I am Shailaja ma'am and today we are going to study one of the important topic in your biology syllabus and that is cell division. Okay, before starting with this you should understand what is cell. Cell, that is the basic unit of life. आपने सेल की डेफिनेशन प्रीवियस स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ी होगी. सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life. Cell, it is the fundamental, structural and functional unit of an organism is nothing but the cell. Cell, there are plant cell, animal cell, some organism are unicellular, एक cell से बने होते, some organism are multicellular. So every living organism is made up of cell. So cell is the basic unit of organism. Okay. All multicellular organisms starts their life from a single cell that is zygote. जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बर्ड्स जिसको हम एव्स कहते हैं, या फिर फिशेस है जिसको हम पाइसेस कहते हैं, या फिर रेप्टाइल्स है. कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमंस है, मैमल्स, तो कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड दैट सिंगल सेल इज नथिंग बट द जाइगोट. अब जाइगोट क्या है? जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट फॉर्म विद द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. गैमेट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनके फ्यूजन के बाद बनता है डिप्लॉइड जाइगोट. डिप्लॉइड मतलब ऐसे सेल की जिसमें देयर आर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम. A cell having two set of chromosome are called as diploid. This is the symbol of diploid. 2n मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो ये जाइगोट है. जाइगोट सिंगल सेल एंड विच इज डिप्लॉइड. तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डेवलपमेंट जो है उसकी शुरुआत सिंगल सेल से होती है एंड दैट इज नथिंग बट द जाइगोट. आपने इससे पहले एक फ्लो चार्ट भी पढ़ा है. सिंगल सेल, सेल डिवाइड रीडिवाइड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल एंड दैट सेल फॉर्म द टिश्यू. ये आपने पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. तो ये फ्लो चार्ट भी आपने पढ़ा है. ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर फॉर्म द टिश्यूज, टिश्यूज कम टुगेदर फॉर्म अ सिंगल ऑर्गन, different organs of similar function come together form a single organism system, organ system and organ system come together and form the single organism. तो इस तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट डेवलपमेंट कौन से सेल से होती है? जाइगोट. फिर जो सेल है जाइगोट नंबर ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ टाइम्स वो डिवाइड रीडिवाइड होगा और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा. ओके, now let us move towards our important main unit and that is cell cycle. Let us start with the definition of the cell cycle. It is sequential unit occurring in the life of a cell. उसकी definition क्या है? Cell cycle it is a sequential event. Sequential मतलब एक के बाद दूसरा, एक फेज के बाद दूसरी फेज आती है, फिर तीसरी फेज आती है, तो उसको कहते हैं एक सीक्वेंस. So sequential events occurring in the life of a cell. एक सेल सारे ही फेजेस सीक्वेंस के बाद कंप्लीट होने के बाद एक सेल से नए सेल बनते हैं. या तो दो सेल बनेंगे नए या फिर चार सेल बनेंगे, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल डिविजन. ओके, सो अगेन आई विल रिपीट डेफिनेशन फॉर यू. इट इज द सीक्वेंशियल इवेंट्स occurring in the life of a cell is nothing but the cell cycle. Okay students, now phases of cell cycle. Cell cycle में two important phases है. वो phases कौन सी है? इंटरफेज एंड एंड फेज. सेल साइकिल में दो important phases होती है. फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज. इंटरफेज क्यों कहते हैं? दो एम फेज के बीच में आने वाली ये फेज उसको कहते हैं इंटर. इंटर मतलब इन बिटवीन. तो एक सेल से नई सेल बनने के बीच की जो फेज है उसको कहते हैं इंटरफेज. और दूसरी है एम फेज. एम फेज एम
नाउ हियर एम आइदर स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। अब ये माइटोसिस मियोसिस क्या है? माइटोसिस मियोसिस ये दो टाइप्स के सेल डिवीजन है। सो एम मीन्स एम फेज। अब इस फेज में एक्चुअली सेल डिवाइड होता है, मतलब एक मदर सेल से दो नए डॉटर सेल बनेंगे, तो उसको कहते हैं एम फेज। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज, इंटरफेज। इंटरफेज क्या है? अब यहाँ पे आपको पहले इस डायग्राम की तरफ फोकस करना पड़ेगा। इस डायग्राम में पूरा जो सेल साइकिल है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, एज यू कैन सी हियर दिस इज द इंटरफेज। अलग अलग फेजेस जो है वो इस डायग्राम में दिखाई दिए हैं। ओके, इंटरफेज आप दिखाई दे रहे हैं। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन जो है वो इस फेज के लिए लगता है, इंटरफेज। इंटरफेज को पहले साइंटिस्ट रेस्टिंग फेज कहा करते थे, बट आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड एनालिसिस ऐसे पता चला इट्स एक्चुअली नॉट अ रेस्टिंग फेज। मतलब सेल वहां पे रुकी नहीं रहती, तो इसमें चालू रहती है प्रिपरेशन। सो नाउ इंटरफेज इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। मतलब इस फेज में सेल डिवाइड होने से पहले की प्रिपरेशन जो है वो होती है, इसलिए उसको इंटरफेज को अब कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज एंड नॉट द रेस्टिंग फेज। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है वो इंटरफेज है। अब इंटरफेज के अंदर तीन इंपॉर्टेंट फेजेस इंक्लूडेड है, G1 phase, S phase and G2 phase. Interphase further divided into three phases, G1, S and G2 phase. Okay, now let us start with the first phase of the interphase, that is G1 phase. Now here the letter G, आपको दिखाई दे रहा है, the letter G stands for either gap और ग्रोथ। यहाँ पे जी का मीनिंग गैप या फिर ग्रोथ दोनों ही ले सकते हैं। अब गैप क्यों कहते हैं? इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक गैप। पोस्ट माइटोटिक गैप मतलब रुक जाना, गैप। पोस्ट माइटोटिक क्यों कहते हैं? द वर्ड इज पोस्ट माइटोटिक। पोस्ट माइटोटिक गैप। पोस्ट माइटोटिक मतलब आफ्टर द माइटोसिस। ये जो फेज होती है वो फेज एम फेज के बाद आती है, इसीलिए पोस्ट माइटोटिक। ओके, अब इसको कहा जाता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब इस फेज के अंदर सेल जो है वो डेवलप हो रही है, उसके अंदर नए नए ऑर्गेनेली जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, सेल की ग्रोथ हो रही है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो ऐसा क्यों? देखो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ग्रोथ समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग एग्जाम टुमारो, आपकी कल एग्जाम है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन बिफोर। तो एग्जाम से पहले वाले दिन आप पूरा उसकी प्रिपरेशन करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे फेज कौन सी है? उसकी बाद की फेज है एस फेज। ओके, तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, नया डीएनए बनता है ओरिजिनल डीएनए से। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब नया डीएनए बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी प्रिपरेशन जो है वो इस ग्रोथ फेज में होती है। उसको कहते हैं फर्स्ट growth phase. This is called as the first. One stands for the first and G for the growth. So this is the first growth या फिर gap phase. Now you can see here the time duration required for this phase is of 8 hours. सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जो है इंटरफेज में या फिर एंटायर सेल साइकिल में जितने भी फेजेस है उसमें सबसे ज्यादा टाइम पीरियड जो है वो इस G1 फेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, G1, अब इस G1 फेज में एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है? तो प्रिपरेशन ऑफ द एस फेज। एस मतलब क्या होगा? यहाँ पे सिंथेसिस होगा, डीएनए फॉर्म होगा। तो डीएनए फॉर्म होने के लिए जो भी प्रिपरेशन है वो इस फेज में होगी। तो इस फेज में क्या होगा? सबसे पहले सेल विल ग्रो।
देयर इज द ग्रोथ ऑफ सेल, सेल फंक्शंस नॉर्मली, मतलब यहाँ पे इससे पहले 2 नए सेल बन चुके हैं तो सेल का फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डीएनए फॉर्म करने के लिए आरएनए की जरूरत होती है। अब आरएनए डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं, तो यहाँ पे ये नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो आरएनए जो है वो सिंथेसिस मतलब फॉर्म होगा इस गैप 1 में। और मेम्ब्रेन सिंथेसिस, आउटर मेम्ब्रेन जो है सेल की वो भी इस G1 फेज में फॉर्म। ओके, so again we will revise. In G1 phase is also called as post mitotic phase or post growth phase, and in this phase there is the growth of cell. Cell start functioning normally. All the organelles, सेल ऑर्गेनेलिस कौन से होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम्स है, अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेलिस होती है वो डुप्लीकेट होती है, आरएनए फॉर्म होता है और मेम्ब्रेन भी फॉर्म होता है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है वो प्रोसेस इस फेज में, फर्स्ट फेज में कंप्लीट होती है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड फेज, दैट इज एस फेज। नाउ हियर एस स्टैंड्स फॉर, द एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस या फिर सिंथेटिक, दोनों ही वर्ड यहाँ पे राइट है कि इस बुक्स में सिंथेसिस सिंथेटिक दोनों ही वर्ड है। एस मीन्स सिंथेसिस, सिंथेसिस का मीनिंग आपको पता है, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनना। तो इसमें क्या फॉर्म होने वाला है, डीएनए फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। डीएनए आपको पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सेल का। डीएनए जो है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डीएनए क्रोमोसोम में होता है, उसमें जीन्स होते हैं, तो डीएनए इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, यहाँ पे डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा। तो डीएनए कैसे बनता है, अब डीएनए रेप्लिकेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पर ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इन्वॉल्व है, पर ये आपको अभी समझना जरूरी है। आपको डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। डबल हेलिक्स होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो है वो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है, यू कैन कॉल इट एज द मदर डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब क्या होगा, ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड जो है सबसे पहले सेपरेट होंगे और फिर उस डीएनए के ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा। मतलब ये एज यू कैन सी हियर, एक डीएनए से 2 नए डीएनए बनेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, तो ये मदर डीएनए है तो उनको कहेंगे न्यूली फॉर्म डॉटर डीएनए जो है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट होगा, उस डीएनए के ऊपर जिस तरह के नाइट्रोजन बेसिस है उसके कॉम्प्लीमेंटरी नए बेसिस बनेंगे। ये ऑल दिस प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस, बट फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द डीएनए रेप्लिकेशन मतलब formation of new DNA take place in the S phase. S stand for synthesis. Synthesis मतलब formation of DNA molecule. Okay. Second important process है वो है histone formation. Now histone क्या है? Histone एक तरह का प्रोटीन है. What is histone? Histone is the protein. अब ये what is the requirement of this histone? आपको पता है क्रोमोसोम, आपको डीएनए भी पता है। DNA forms the chromosome. DNA is a long molecule, and where this DNA is present? DNA is present inside the nucleus of the cell. As there is a very short diameter of the nucleus. Nucleus की जो diameter होती है वो small होती है, तो इतने small diameter के nucleus में ये long DNA कैसे occupy होगा? तो उसके लिए डीएनए का पैकेजिंग करना पड़ता है। मतलब अगर ये इस तरह का लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है तो इट विल नॉट एबल टू ऑक्यूपाई इन अ स्मॉल न्यूक्लियस, फॉर दैट पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड फॉर पैकेजिंग दिस हिस्टोन मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। अब ये हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह का ग्रुप ऑफ हिस्टोन्स होते हैं जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 ऐसे अलग अलग तरह के
हिस्टोन होते हैं। अब हिस्टोन मॉलिक्यूल के अराउंड जो है वो इस तरह से ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉइल होगा और उसकी पैकेजिंग हो जाएगी और फिर डीएनए से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको पता है जैसे हमारे शरीर में we have 46 chromosome. Okay, so there for this formation of chromosome the DNA get packed. So for the packaging of the DNA histone protein is required. So in the S phase, S stands for synthesis. S phase में क्या होगा, DNA replication and histone protein formation. Okay, next phase is the G2 phase. अब आपको पहले से ही पता है G मतलब क्या, आइदर गैप और ग्रोथ। अब यहाँ पे हम लेंगे दिस इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। कौन सी है, G2 मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज। अब इसको हम कहेंगे प्री माइटोटिक फेज। हम क्या कहेंगे अब इसको, प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक, जैसे हमने G1 को कहा था पोस्ट माइटोटिक। पोस्ट माइटोटिक क्यों कहा था, क्योंकि माइटोसिस के बाद में ये फेज है, इसीलिए पोस्ट माइटोटिक। तो वैसे ही G2 को हम कहेंगे प्री माइटोटिक, क्योंकि ये फेज माइटोसिस से पहले होती है। इट ऑकर्स बिफोर माइटोसिस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्री माइटोटिक फेज। ओके नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर 2 to 5 आवर्स रिक्वायर्ड। तो G1 से हम अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में ये फेज जो है वो कंप्लीट होगी। अब इस फेज में कौन से प्रोसेस होने वाले हैं, तो जैसे मैंने बताया था प्रिपरेशन, जैसे हम एग्जाम की प्रिपरेशन पहले करते हैं वैसे अब यहाँ पे क्या है, G2 के बाद आती है M फेज। कौन सी आती है, M फेज। आप साइकिल में देख सकते हो G2 फेज के बाद है M फेज। तो M फेज की जो प्रिपरेशन है वो उससे पहले वाली फेज में होगी, मतलब G2 फेज में होगी। ओके, अब M फेज में क्या होगा, अब यहाँ तक जो है वो सिंगल सेल थी, जैसे ही वहां पे सेल एनलार्ज हो गई, इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट हो गया, सेल की साइज बढ़ गई, न्यूक्लियस का साइज। G2 फेज में क्या होगा, यहाँ पे भी सिंगल सेल है। अब इस फेज में क्या होगा, एक सेल से 2 नए सेल बनने वाले, तो सेल एक्चुअली डिवाइड होने वाला है, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल में। तो उस प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन इस G2 में होगा। तो एक्चुअली सेल डिवाइड होने के लिए क्या जरूरत होती है, सबसे पहले जरूरत होती है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर जो है, यू कैन इमेजिन थ्रेड्स अटैच टू द क्रोमोसोम। तो ये जो थ्रेड्स है वो ट्यूबुलिन से बने होते हैं। सो ट्यूबुलिन फॉर्मेशन मतलब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होते हैं। जो इस सेल में जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट करने के लिए एक तरह के धागे मतलब स्पिंडल्स की जरूरत होती है, और ये जो स्पिंडल्स जो है वो इस ट्यूबुलिन से बने रहते हैं। ओके, तो ट्यूबुलिन फॉर्मेशन इस फेज में होगा। उसके बाद सेंट्रियोल, यहाँ तक सिर्फ एक सेंट्रियोल था, अब ये सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होके 2 सेंट्रियोल बन जाएंगे, और उस सेंट्रियोल से ही स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। ओके, तो सेंट्रियोल जो है वो 1 से 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन फॉर्मेशन होगा मतलब एम फेज के लिए जो भी जरूरी प्रोटीन है या फिर आरएनए है, वो प्रोटीन और आरएनए दोनों ही यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आरएनए जो है दोनों ही प्रोसेस में फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी आरएनए फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी आरएनए फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो आरएनए रिक्वायर्ड था वो है mRNA, rRNA, tRNA, और यहाँ पे जो आरएनए फॉर्म है वो M फेज के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, सो दिस RNA is formed in the, so again I will revise it for you. Centriole formation, tubulin formation and protein synthesis formation take place in this G2 phase. Okay, now these are the 3 important phases of your interphase. तो ये 3 phases कौन सी हो गए, G1 S phase and G2 phases comes under the interphase. Okay, now the most important phase in the cell cycle is the M phase. Here M stands for either mitosis or meiosis. M stands for
माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस क्या है? दोनों ही सेल डिवीजन के दो टाइप्स, माइटोसिस और मियोसिस, दैट स्टैंड्स फॉर द एम। अब इस एम फेज में जो है एक्चुअली दिस 4 फेजेस है, पर वो उस 4 फेजेस का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 फेजेस जो है वो इस एम फेज में इंक्लूडेड है। एज यू कैन सी हियर, टाइम ड्यूरेशन इज जस्ट 1 to 3 आवर्स, मतलब लीस्ट टाइमिंग। सेल को डिवाइड होने के लिए सबसे कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, पर वो सेल डिवाइड होने की पहले की जो प्रिपरेटरी फेज है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लगता है। जैसे 8 आवर फॉर द G1 फेज, 6 to 8 आवर फॉर द S फेज, 2 to 5 आवर फॉर द G2 फेज। बट एक्चुअली सेल 1 से 2 या फिर 4 होने के लिए, डिवाइड होने के लिए सबसे कम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, दैट इज जस्ट 1 to 3 आवर्स, मतलब सिर्फ 1 से 3 घंटे सेल को डिवाइड होने के लिए लगते हैं। ओके, अब ये जो एम फेज है, अब यहाँ तो क्या था, सिंगल सेल थी। अब इस फेज में जब सेल एंटर होगा तो धीरे 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 एक सेल डिवाइड होके फाइनली एक सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। यहाँ पे एम फेज की शुरुआत होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या है, ये इमीडिएटली इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ में आएगा। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेक। सो कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होगा। उस कैरियोकाइनेसिस में ये 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और उसके बाद एंड होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल जो है वो एक्चुअली 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा। Okay students, so this is how there are different phases present in the cell cycle. And what is cell cycle? It is nothing but the sequential events. Now you can easily understand sequence है, G1 के बाद S phase है, S phase के बाद G2 phase है, फिर M phase है। तो इस तरह से sequential event, अलग अलग event एक sequence से complete होने के बाद एक सिंगल सेल से 2 नए या फिर 4 नए सेल बनते हैं, and that is nothing but the cell cycle. ओके ना। अब ये जो एम फेज है उसमें देयर इज आफ्टर द एम फेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। अब ये जो नए बने हुए 2 सेल्स हैं वो फिर से इस सेल साइकिल में एंटर करेंगे साइमल्टेनियसली। दोनों ही जो है सेल फिर से G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज में फिर से 2 से 4 नए सेल बनेंगे। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस ऑकर। 1 फ्रॉम सिंगल सेल टू 2, 2 से फिर 4, 4 से 8 अगर माइटोसिस है तो इस तरह से नए 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 सेल बनते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया है कि सेल से बनेंगे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इस तरह से सेल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होते हैं। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल देयर इज ए इंजुरी, सुपरफिशियल इंजुरी विच इज प्रेजेंट इन योर इपिडर्मल सेल। आपके जो आउटर मोस्ट सेल लाइनिंग है बॉडी की, एपिडर्मल सेल, उसमें कुछ इंजरी हो गई है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हील होगी मतलब क्योर होगी। तो वहां पे क्या होगा, सिंगल सेल जो है डिवाइड होगा रिपीटेडली, फिर वो आपकी जो इंजरी है वो धीरे धीरे हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मतलब वहां पे नए सेल बनेंगे। तो नए सेल बनेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस होगी, नए सेल बनेंगे मतलब आपकी जो हीलिंग होगी इंजरी। ओके, सो after the end of this entire cell cycle there is a formation of daughter cell. One of the exceptional case या फिर अलग इसमें फेज में क्या है, सेल में एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एम फेज के बाद फिर से इंटर फेज है, मतलब एम फेज के बाद G1 S फेज। अब यहाँ पे एक ऐसे एक्सेप्शनल केस है, क्या होगा, समटाइम्स आफ्टर द एम फेज सेल में एंटर इनटू द G0 फेज। अब ये G0 फेज क्या है, G0 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्विसेंट फेज। क्या कहते हैं उसको, क्विसेंट फेज। G0 मतलब क्विसेंट फेज। अब ये क्विसेंट फेज क्या है, अब नए 2 सेल बनेंगे, वो फिर से डिवाइड होंगे, फिर से सेल साइकिल में एंटर होंगे, फिर से 2 से 4, 8 इस तरह से सेल डिवाइड होंगे। समटाइम्स सेल में स्टॉप
डिवाइडिंग, मतलब सेल जो है वो डिवाइडिंग करना, नए सेल बनाना पूरी तरह से रोक देगा। सेल स्टॉप डिवीजन, रीजन अलग अलग है, मे बी एब्सेंस ऑफ द ग्रोइंग फैक्टर, सेल में ग्रोइंग फैक्टर नहीं है, तो इसकी वजह से सेल जो है वो G0 फेज में जा सकता है, मतलब क्विसेंट फेज में जा सकता है। सेल पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, अब उसको फिर से डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, तो भी सेल जो है वो क्विसेंट फेज मतलब G0 फेज में एंटर हो सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन, नर्व सेल या फिर मसल सेल जो है वो G0 फेज में एंटर करते हैं आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ द growth and development. Okay students, so this is your cell cycle. This diagram is very important in exam point of view. You have to revise this diagram again and again. आपको ये जो साइकिल है ड्रॉ करके बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत कॉमनली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। ओके, अगेन आई विल रिवाइज इट फॉर यू। सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, then cell cycle, sequential events occurring in the life of a cell. Phases जो है दो important है, interphase, M phase. This is the diagrammatic representation of the cell cycle. Okay, now before ending this lesson, a very important point again that we are going to study in our next lecture. So उससे पहले मैं थोड़े प्रिपरेशन के लिए आपको ये important point आपको आज बताने वाली हूँ। अब ये जो सेल डिवीजन चैप्टर का नाम है, तो सेल डिवीजन बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तीन टाइप्स के सेल डिवीजन है। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अमाइटोसिस इज वेरी अनकॉमन, कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है। सेकेंड, उसके बाद की जो इम्पोर्टेंट है वो है माइटोसिस, या फिर उसको हम कहेंगे माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस। और थर्ड जो है वो है मियोसिस। ओके, सो माइटोसिस और मियोसिस ये जो सेल डिवीजन है वो किसी भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये दो सेल डिवीजन प्रेजेंट होती है। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या है, तो इम्पोर्टेंट सेल डिवीजन। ये जो है अमाइटोसिस, इट इज प्रेजेंट इन ओनली लिमिटेड ऑर्गेनिज्म दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू study the difference between mitosis and meiosis. Okay students, mitosis and meiosis, two type of cell division. Okay, now in mitosis is also called as the equational cell division. Equational cell division. माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन, whereas meiosis is called as reductional cell division. Parental cell have 46 chromosomes. After mitosis, it will form two new cells, and each cell will have 46 chromosomes in each. मतलब chromosome number remain equal. Okay. Now meiosis है, parental cell में अगर 46 chromosome है, तो उससे बने हुए नए सेल में क्रोमोसोम नंबर होगा 23 ईच। चार नए सेल बनते हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है, वो रिड्यूस हो गया है, हाफ हो गया है, इसीलिए उसको कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। ओके, सो माइटोसिस इक्वेशनल सेल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन इक्वल एज पैरेंटल क्रोमोसोम नंबर। रिडक्शनल क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। ओके,
Now second point is this process present in somatic सेल्स. मोस्टली जो है सोमैटिक सेल्स में, कुछ जर्म सेल्स में भी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन द सोमैटिक. सोमैटिक मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव या फिर नॉन जर्म सेल्स. whereas this process meiosis is present mostly in the germ का मीनिंग है रिप्रोडक्टिव सेल. जैसे प्लांट है तो प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टल कहते हैं, हम कार्पल कहते हैं या फिर स्टैमेक्स कहते हैं, तो उसके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव सेल है वहां पे ये मियोटिक सेल डिवीजन होगा. तो लोकेशन क्या है माइटोसिस का? सोमैटिक सेल, बॉडी सेल. अगर प्लांट है तो आप कहोगे वेजिटेटिव सेल. अगर एनिमल्स है तो आप कहोगे सोमैटिक सेल मतलब नॉर्मल बॉडी सेल. अगर रिप्रोडक्टिव सेल है तो उसमें मियोसिस सेल डिवीजन है. थर्ड, अब ये जो सेल डिवीजन है उसमें प्रोफेज जो है वो सिंपल होती है. इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. whereas in this prophase is little bit complicated and long phase. It is further divided into further phases. Okay, now here there is a no synapsis. यहाँ पे सिनेप्सिस नहीं होता. सिनेप्सिस क्या है? जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम है जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम का पेयरिंग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. सिनेप्सिस प्रेजेंट. होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा जिसको हम कहते हैं सिनेप्सिस, और यहाँ पे सिनेप्सिस जो है वो एब्सेंट. ओके, उसके बाद जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिमेन सेम. अब यहाँ पे क्या होगा? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेम रहेगा, पर यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जीन्स जो है वो ऑल्टर होंगे, चेंज होंगे. इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. सो देयर विल बी चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. genetic constitution will be changed. Okay now students, now we are going to study this mitosis and meiosis in detail in our next lecture. So that's it for today. Study well, we will revise it again and we are going to start with the new lecture with this topic mitosis and meiosis. Thank you.